मतलब हम आंदोलन करने बैठे हैं कि हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है। हम आंदोलन इस पे कर रहे हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन इस विषय पे है और नारे लगने लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती। तो ये गलत है। और ब्राह्मणवाद जो ये शब्द गढ़ा गया पाश्चात्य के द्वारा, मैं ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है विरोध का कारण क्या है। मेरे विरोध का कारण ये है, अखिलेश जी जब भी हिंदू समाज की जब बात आती है तो उनका मुंह नहीं खुलता है, केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही बोलते हैं अखिलेश। अरे कभी काल हिंदू समाज के भी बारे में मुझे तो आज मैंने कभी जातिगत भेदभाव देखा ही नहीं। जैसे यूनियन जानते हैं, विश्वविद्यालय में यूनियन होना चाहिए। यूनियन नहीं होता है ना तो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नहीं देते। यूनियन ना होने का एकमात्र दिक्कत समस्या जानते हैं, आपके समाज को आपके देश को अच्छे नेता नहीं मिले। क्योंकि छात्र राजनीति प्राइमरी अध्ययन होता है और देश में उनकी प्रतिनिधित्व। आजकल क्या हो गया कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो जा रहा है, हम विधानसभा का टिकट लेके चले आ रहे हैं, फॉर्म जा रहा है, लेकिन जनता से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। हम जनता से बहुत दूर है, लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है और केवल मैं मुलायम सिंह यादव का लड़का हूँ इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, केवल मैं लालू प्रसाद यादव का लड़का हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा, पार्टी में चलाऊंगा। क्यों? पार्टी में कोई नेता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट भारत। इस समय हम मौजूद हैं देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में। हमारे साथ मौजूद हैं एक छात्र जो यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जेएनयू सरीखे देश के कई विश्वविद्यालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो यूजीसी एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। ब्राह्मणवाद को लेकर के नारे लगने लगे, सवर्णों को लेकर के देश में एक अलग ही माहौल हो गया। हम जानेंगे कि क्या है यूजीसी एक्ट, क्या है उनके प्रावधान और क्या है उनमें बदलाव और उनसे विश्वविद्यालयों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आदर्श जी। नाम क्या है सर आपका एक बार? मेरा नाम संजीव मिश्रा है और मैं यहीं अभी शोध छात्र हूँ जेएनयू में। हाँ जी। बीते दिनों जो आंदोलन हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जेएनयू के कैंपस में। देखिए, आंदोलन का बात हो तो आंदोलन जो विश्वविद्यालय होते हैं वो आंदोलन की भूमि होती है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं होता है, जहाँ छात्र संघ है वहाँ आंदोलन जायज सी बात है, वो एक हिस्सा होता है, आंदोलन होने चाहिए। लेकिन आंदोलन का मतलब ये नहीं हुआ कि युवा अपने विषयों से ही भटक जाए। और आज का जो समाज है और आज का जो यूथ है ना, वो अपने विषय से ही भटक जा रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई भी विषय हो, मतलब हम आंदोलन करने बैठे हैं कि हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, हम आंदोलन इस पे कर रहे हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन इस विषय पे है और नारे लगने लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। तो ये गलत है। तो और इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या लेफ्ट यूनिटी के साथ यही है कि विषय कुछ और रहता है और बात कुछ और करते हैं लोग। बात ये होने लगती है कि कुछ भी विषय हो, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। जिनको ये ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मणवाद क्या है, वो नारे क्या लगा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। समस्या यहाँ पे है। तो ये भी तो एक जाति को टारगेट करके ही ना नारे लग रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद कुछ नहीं है। यह जो भारतीय परंपरा है वह आज की परंपरा नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। और जिस परिवेश में हम लोग जीते हैं और जिस परिवेश में हम लोग जीते आ रहे हैं, हमारी परंपरा अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम और उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। हमारी परंपरा संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में बांधने की परंपरा रही है। तो उस परंपरा में कहीं भी उतराव, मतलब देखिए, कहीं भी ये किसी के साथ हीन की भावना की दृष्टि नहीं थी। जिस परंपरा में आत्मनः प्रतिकूलानि पर एषाम न समाचरित की भावना है कि अपनी आत्मा के अनुकूल जो विषय हमारे न रहे वो हम दूसरे को भी नहीं कहेंगे, जिस परंपरा में ये चीज है, वो परंपरा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती है। और ब्राह्मणवाद जो ये शब्द गढ़ा गया पाश्चात्य के द्वारा, वो शब्द ही निरर्थक शब्द था। इस विश्व मतलब ये पूरा भारतीय समाज और संस्कृति को खंडित करने का कार्य यही सब शब्दों को गढ़ के किया गया। इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं देखता। मनुवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, इसे मनुवाद क्या है कि मनुस्मृति एक तरीके से मनुस्मृति को लेकर के देश में काफी लोग हैं जो बातें करते हैं
इसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार, वो उनके भी काफी नारे आए कि मनुवाद की मनुवाद मुर्दाबाद, ऐसे इसको लेकर के। तो मनुवाद को एक बार आप बताना चाहेंगे कि मनुवाद है क्या? मनुवाद क्या है ना, कि एक तरीके से तो देखिए तो हम सब लोग मनु के ही वंशज हैं भाई, वहीं से मनु और शतरूपा से ही सब चीजें चली आ रही हैं, ऐसा मान्यता है। मनुस्मृति एक ग्रंथ है, ठीक ना, और मनुस्मृति ग्रंथ में कुछ चीजें बाद के जो भी चीजें रही हो उसमें जोड़ दिया गया होगा। कोई शास्त्र आज की दृष्टि से आज हमारा देश मनुस्मृति के अनुकूल नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आज हमारा देश संविधान से चल रहा है, तो आज के समय में मनुस्मृति जलाने का क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहता हूं। कोई महत्व नहीं है। जो समय जिस समय उसकी भाई उस समय वो स्मृति लिखी गई, और उस स्मृति में क्या गलत है क्या सही है ये तो मैं नहीं डिबेट में आऊंगा, क्योंकि जितने लोग मनुस्मृति जलाते हैं इस देश में, जितने लोग मनुस्मृति जलाते हैं या जितने लोग मनुस्मृति में टिप्पणी करते हैं, उनको 1% का भी मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कभी उस किताब को खोल के पढ़ा ही नहीं होगा और बस उस पर वो ज्ञान देने लगते हैं। समस्या यहां है। चलिए अब आते हैं मेन जो हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु है, यूजीसी एक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी एक्ट सबसे पहले तो मैं पूर्ण रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं इस जो यूजीसी एक्ट आया है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। मैं विरोध अपना दर्ज करा रहा हूं। मैं विरोध इसलिए नहीं दर्ज करा रहा हूं कि मैं सवर्ण हूं या मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये मेरा उद्देश्य ही नहीं है। विरोध का कारण क्या है? मेरे विरोध का कारण ये है कि मैं जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ, मास्टर्स और पीएचडी मेरी जेएनयू से चल रही है, तो मैं जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो मुझे एक शुद्ध वातावरण चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए जो जाति और क्षेत्र और धर्म से ऊपर उठकर चीजों को सोच पाए, तो वो विश्वविद्यालय होता था। इसलिए हम विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे। हम मेस में भोजन जब करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे बगल वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, चाहे कोई भी हो। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, लेकिन हमारे बगल वाला नॉनवेज खाता है हमारे ही मेस में, तो हम साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो हम ये वातावरण जो विश्वविद्यालय का, ये वातावरण को दूषित करने का काम ये यूजीसी एक्ट कर रहा है। इससे मुझे जो समझ में आ रहा है, यूजीसी एक्ट से और कुछ नहीं होगा। इससे अब जैसे मान लीजिए कि हम 10 मित्र हैं, राउंडिंग टेबल पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, कोई विषय पे चर्चा हो रही है, ठीक। अब जैसे कोई भी साहित्य पे चर्चा हो, विषय पे किसी भी चर्चा होगी, तो उसमें जायज सी बात है कि जाति, क्षेत्र और 10 चीजें के बारे में चर्चा होगी, खान पान 10 चीजों की चर्चा होगी। उसमें से अगर कोई ओबीसी वर्ग का कोई बच्चा है, या कोई एससी समाज का बच्चा है, या कोई एसटी समाज का बच्चा है, अल्पसंख्यक है कोई, तो उससे अगर उसकी भावनाएं आहत हो जाएगी, तब तो यूआर समाज का बच्चा फंस जाएगा। और वो कोई मतलब वो तो चर्चा हो रही है, और चर्चा के बीच में आपका अगर भावनाएं आपकी आहत हो जा रही है और उसके ऊपर मेरे ऊपर कंप्लेन हो जा रहा है, तब तो मुझे जेल हो जाएगा। तो उस लड़के के साथ अन्याय हुआ ना। जो यूजीसी एक्ट आया है, ये क्यों लाया गया, क्या कारण था इसका? देखिए, इसका कारण एक था, 2018 में घटना हुई थी रोहित वेमुला केस, पूरा देश जान रहा है उस केस को। उसमें क्या था क्या नहीं वो तो बहुत प्रगुणता के साथ अध्ययन मेरा नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या जो वहां के जो जैसे भी जो स्रोत होते हैं उनसे मैं पता किया, तो रोहित वेमुला के साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो सके शायद जातीय समीकरण के अनुसार जाति प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ी। मैं पूर्ण रूप से बात आपसे कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस देश में, चाहे वह कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर किसी के साथ जाति आधारित गलत हो रहा है, उसकी प्रताड़ना जाति आधारित प्रताड़ना हो रही है, तो जो लोग कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट, उनको यह सरकार दोषी करार दे और उनको सजा दे। हम इसके साथ खड़े हैं। पूरा सवर्ण समाज रोहित वेमुला के साथ जो भी घटना हुई, उसमें जो लोग दोषी हैं उन सभी लोगों को यह संपूर्ण सवर्ण समाज उनके साथ खड़ा है और उनका विरोध होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो लोग भी हैं हम उनके साथ, चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति से बिलोंग करता होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब आप कहने का मतलब ये है कि एक घर में 4 बच्चे हैं और 4 में एक गलती किया है तो एक ही को सजा दो, चारों को मत देने लगो।
और इस समय ये यही हो रहा है। यूजीसी एक्ट लाने का ही रूल यही है कि चारों है तो चारों को सजा देने का काम किया जा रहा है। संपूर्ण सवर्ण समाज को टारगेट करके यह यूजीसी एक्ट आया है। काफी पार्टियों ने अपना अपना कुछ पार्टियों ने रखा, कुछ पार्टियों ने नहीं रखा। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं जी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस जिस मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन इस पे उनका कोई टिप्पणी नहीं आया। देखिए, थोड़ा सा मैं अखिलेश जी को वहां ये करता हूं। अखिलेश जी जब भी हिंदू समाज की जब बात आती है तो उनका मुंह नहीं खुलता है, केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही बोलते हैं अखिलेश जी। अरे कभी काल हिंदू समाज के भी बारे में बोलो। समस्या ये इस देश में क्या है, पूरे विपक्ष को ये समस्या है कि हिंदू समाज एक होकर, वर्तमान में हिंदू समाज एक है। आप देख लीजिए, राम मंदिर बना, 10 चीजें बनी, हिंदू पुनरुत्थान हो रहा है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना या किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन लड़ा कौन है? आदर्श जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लड़ा कौन है? लाठी किसने खाया है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी का कोई व्यक्ति लाठी खाया है? खाए तो हमारी ही पार्टी के लोग हैं, हमारे ही तो कार सेवक मारे गए। उनके तो फादर कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किए हैं। राम भक्तों पर गोली नहीं चली है इस देश में। लेकिन काफी लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी को इसी सरकार ने पद्म विभूषण दिया। देखिए, वो सरकार का अपना निर्णय है, मैं उसका ही मैं विरोध कर रहा हूं। ऐसे लोगों को पद्म विभूषण का कोई भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो एक धर्म को आहत पहुंचाए हो, उनको ये नहीं मिलना चाहिए था। इसका मैं आज भी विरोध कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब मैं विषय पे आता हूं। विषय जो था कि अखिलेश यादव ने ये चीज बोला, आज सबको रोटी सेकनी है। अब उनको ये लग रहा है, उन्हीं को नहीं, मेरे कुछ समाजवादी मित्र हैं, आजकल मुझसे बहुत मिलके बात करते हैं, तो कहते हैं कि अरे मिश्रा जी, क्या नाम है, अब तो सवर्ण समाज समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएगा। तो ये गलतफहमी अखिलेश यादव पालना बंद कर दें, कोई सवर्ण समाज कहीं भी नहीं। तो आपका ये कहना है कि यूजीसी के बाद भी सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, साथ देखिए, लगा रहेगा? वो सवर्ण समाज का अपना मत है, जिसको जहां देना होगा वो देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा एक्ट के खिलाफ विरोध है, हमारा सरकार और सरकार के अन्य नीतियों पे हमारा विरोध नहीं है। तो सरकार के द्वारा ही लाया गया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूजीसी सरकार का ही अभिन्न अंग है, तो सरकार के ही द्वारा लाया गया। लेकिन सरकार का इस पे कोई अभी तक स्टैंड नहीं आया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये लिख जो स्टूडेंट है सवर्ण समाज के, जो छात्र है, जब हमने गोरखपुर में उनसे बात करने के चाहे तो उनका यही कहना है कि हमको बस उसमें जोड़ दीजिए, हमारे लिए भी प्रावधान उसमें जोड़ दीजिए। नहीं, देखिए, मैं बहुत आपसे शुरू से ही ये बात कह रहा हूं, हमारी मांग ये नहीं है कि उसमें ये जोड़ दीजिए तो वो जोड़ दीजिए। कुछ लप्पो चप्पो की भाषा हम समझते ही नहीं है। हमारा सीधे सीधे मानना ये है, उस एक्ट को ही समाप्त करिए। मैं आपसे क्या कहा हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय में सौहार्द जो बना है, उस सौहार्द को बने रहने के लिए वो एक्ट खत्म होना चाहिए। जिसके साथ चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, भाई अगर उसके साथ जातिगत कोई टिप्पणी कोई कर रहा है या जातिगत उसको अगर प्रताड़ना झेल रहा है, तो जो लोग कर रहे हैं शोषण, उनके ऊपर चार्ज लगना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होने चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। उसके साथ हम खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाएं होती हैं? आप क्योंकि आप जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में हैं, बीएचयू से आए हैं। मुझे तो आज तक, मैं आपको बता रहा हूं, बीएचयू में भी मैंने रहा, मैं कभी जातिगत, मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपसे, मैं यूनियन में भी रहा हूं, जेएनयू एसयू के यूनियन में भी मैं काउंसलर रहा हूं, मैंने कभी जातिगत भेदभाव देखा ही नहीं। स्टूडेंट तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे क्या होता है ये मैं नहीं आपको जान रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट के तौर पर हम लोग कभी, भाई किसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है, वो किसी भी धर्म का, उससे हमसे क्या मतलब है। हमारे साथ बैठ के मेस में भोजन करता है, हम लोग सब लोग साथ में भोजन करते हैं, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। ऐसा थोड़े मैं देखता हूं, अब इसी में देख लीजिए, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, लेकिन मेरे बगल में बैठने वाला व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है, तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है, भाई ठीक है, उसका मन है वो खाएगा। अब इस पे मैं उसको प्रताड़ित करने लगूं तो ये ठीक नहीं ना है।
तो मैं वो स्पष्ट है हमारे पूरे विश्वविद्यालयों में, चाहे वो मैं बीएचयू भी रहा, जेएनयू भी हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जाते रहता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन कहीं पर भी विश्वविद्यालय में हम दोस्त बनाते हैं तो जाति देखकर दोस्त नहीं बनाते हैं, हम व्यवहार देख के दोस्त बनाते हैं, सौहार्द हमारा सबके प्रति एक समान होता है। हम इसीलिए तो विश्वविद्यालय में आए हैं कि ये सब जितनी जाति, क्षेत्र, धर्म की राजनीति इस विश्वविद्यालय से बाहर हो रही है, उन चीजों को पीछे छोड़ के हम एक अच्छा समाज बना सके, इसलिए हम विश्वविद्यालय में आए हैं। बीते दिनों जो जेएनयू में हुआ और उसके बाद यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। नहीं, सस्पेंड उनको इसलिए किया गया है कि देखिए उनके पुराने विषय थे, इस विषय को लेकर उनको सस्पेंड नहीं किया गया। अच्छा। उनके पुराने विषय थे, और जब आप, जैसी बात है कि विश्वविद्यालय के मतलब वस्तुओं को तोड़ेंगे तो उस पर विश्वविद्यालय स्वयं एक्शन लेगा ही। अगर आपको भाई 2.5 लाख 3 लाख रुपए का विश्वविद्यालय का कोई बजट है और उस बजट को आप नुकसान कर रहे हैं, आप तोड़ दे रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, उसको आप तोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सजा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि मेरे घर में हमारे घर में कुछ हम सामान ले आते हैं, वस्तु ले आते हैं, अगर बच्चा तोड़ देता है तो हम बच्चे को सजा देते हैं कि नहीं देते हैं, डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? हाँ, लेकिन तो, हाँ, उस पे भी काफी लोगों के काफी स्टैंड हैं। आप अगर आप ट्विटर जो अभी एक्स है, अगर आप उसे खोलेंगे देखेंगे तो उस पर काफी लोग लिख रहे हैं कि सरकार नाजायज कर रही है, सरकार आवाज दबाना चाहती है। नहीं, जो सरकार के खिलाफ बोलता है सरकार उसको बोलने नहीं देना चाहती। देखिए सरकार क्या कर रही है उससे मैं सरकार का प्रवक्ता तो नहीं हूं, पहली बात, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में जो घटना, जो आपने बोला कि उन लोगों को निकाल दिया गया, उसको मैं क्लियर किया कि उनको इस यूजीसी एक्ट को लेकर उनको निकाला नहीं गया है, उस पर आप कुछ भी करिए। उनको निकाला एकमात्र विषय गया है कि लाइब्रेरी के बाहर वो एक आया था कुछ लगाने के लिए, वो उसको लोग तोड़े, विश्वविद्यालय का नुकसान किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय एक्शन लेगा, इसमें कोई दो राय, लेना ही चाहिए। मैं भी रहता, मैं भी एक्शन लेता। देखिए हम हमेशा छात्र हित में तत्पर हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ आप गलत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको कल के दिन मैं अगर कुछ गलत, मैं एक पंखा तोड़ दूं विश्वविद्यालय में, छात्रावास में रह रहा हूं, तो मुझे नहीं सजा होनी चाहिए? क्यों नहीं होगा, मुझे भी हो। नहीं, उसके सस्पेंशन तो नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन आपको नोटिस पे नोटिस दी जा रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा खोल रहा हूं आपको मैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का यूनियन कैसे काम करता है। इस यूनियन में विगत कभी राइट विंग, तो मतलब हमारा विद्यार्थी परिषद तो कभी का एकाध सीट जीत जाता है 4 में से, पिछली बार वैभव मीणा जीत गए थे, बाकी हम तो जीतते नहीं है, जीतते तो वही महानुभाव लोग हैं। उनसे आप पूछिएगा, कभी आप लोग से मिले तो, कि एक काम विश्वविद्यालय में वो लोग हमको गिनवा दे जो उन लोगों ने किया हो। आप विश्वविद्यालय में कोई अच्छा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उसका आप विरोध करेंगे, विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट होगा उसका आप विरोध करेंगे, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बनेगी उसका विरोध करेंगे, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी उसका आप विरोध करेंगे। तो भाई तुम यूनियन में इसीलिए आए हो कि विरोध करने आए हो? इसका अगर आप देखा जाए तो प्रमुख कारण क्या है विरोध का? विरोध का प्रमुख कारण यह है कि ये केवल आंदोलनजीवी व्यक्ति हैं सब, इन सबों को कोई आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी अच्छा काम हो उसको लेकर ये लोग कभी भी अग्रेसिव नहीं रहते, ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं। ठीक, इनके जो आका लोग हैं वो भी तो छोड़ देना पूंजी, भाई आप क्यों कमा रहे हो पूंजी, छोड़ दे। कन्हैया कुमार अगर जूते अच्छा पहन रहे हैं तो पहनना, अभी चप्पल पहनने लगी, खराऊ पहनने लगी है। आप कर रहे हैं सब सही है, लेकिन आप जनरेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो विरोध करे, वो अपना भविष्य खतरे में डाल के आपके साथ क्यों खड़ा होगा? और इस देश का यूथ जो है ना, वो अगर जो लेफ्ट के साथ खड़ा हो रहा है तो उनके साथ बहुत वो हो रहा है। भाई पूंजीवाद का विरोध करने का मतलब ये नहीं ना होगा कि हम किसी, हमारी जो प्राथमिक चीजें हैं उसको भी हम ना करें, हम अपने प्राथमिक चीजों को भी उनके चक्कर में हम बुला रहे हैं। दिक्कत ये है। आपके साथ काफी ऐसे स्टूडेंट भी आते होंगे जो लेफ्ट विंग से आते होंगे। बहुत सारे मित्र हैं मेरे, ऐसा नहीं तो विचारों का जो एक, विचारों के बीच जो एक खाई दिखती है, उसका प्रमुख कारण क्या दिखता है? देखिए विश्वविद्यालय में कोई योगी को मानने वाला है, कोई राइट विंग को मानने वाला है, कोई किसी को मानने वाला है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग
विचारधारा है, ठीक। तो विचारधारा है, उससे कोई विचारधारा से किसी को समस्या नहीं होती है। हाँ, अब विचारधारा में मारपीट आप करने लगी तो समस्या तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बस मारपीट नहीं होनी चाहिए, विचारधारा कोई भी रहे। भाई जाहिर सी बात है कि हम एक घर में हम 4 भाई रहते हैं, 4 भाइयों की आपस में विचारधारा नहीं मिलती है, तो दूसरे की कैसे हम उम्मीद कर ले कि मिल जाएगी। तो विचारधारा तो 10 प्रकार की होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब सही है। विद्यालय जो है वो अवसान की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे तो जो जिन चीज हैं उनके स्टैंड नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इस विषय को लेकर मैं भी चिंतित रहता हूँ। विश्वविद्यालय अवसान की तरफ इसलिए जा रहे हैं, उसके सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? उसमें सबसे बड़ी रीजन हो सके शायद ये सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे आवासीय विश्वविद्यालय जानते हैं क्यों बनाया जाता था? आवासीय विश्वविद्यालय इसलिए बनाया जाता था कि व्यक्ति क्लासेस में तो सीखे ही, कैंपसेस में भी सीखे। कैंपस मुर्दा टाइप का हो चुका है। जैसे पहले आप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोविड से पहले के कैंपसेस को आप देखिए, तो कोविड से पहले के कैंपसेस जिंदा कैंपसेस इसलिए कहे जाते थे कि लोग घूमते थे, टहलते थे, ढाबे पे बैठ के चर्चा करते थे, 10 चीजें होती थी। हमारे यहाँ जेएनयू में मेस टॉक होता था सभी विंग में, चाहे वो राइट विंग का हो, चाहे लेफ्ट विंग का हो, चाहे किसी भी दल का हो, भापसा का हो, चाहे सब लोगों ने मेस टॉक होता था। अब मेस टॉक का विषय क्या होता था? जो करंट विषय चल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी बजट सत्र आया है, तो यही जेएनयू है जो पहले बजट सत्र आता था तो बजट सत्र पे चर्चा होती थी। मतलब मेस जो अभी नीचे मैंने आपको दिखाया, तो मेस में एक टॉक दिया जाता था कि इस बजट सत्र को लेकर एक चर्चा होगा। कोई कभी लेफ्ट करा रहा है, कोई कभी राइट करा रहा है। जिसकी सरकार रहती थी वो उसके पक्ष में बोलता था, जिसकी सरकार नहीं रहती थी वो विपक्ष में बोलता था, जाहिर सी बात है। तो उससे बच्चों के अंदर एक सीखने की भावना चीजें आती थी। अब आप अब इसमें किसी दल का समस्या नहीं है। अब एक टॉक आप करा ही लीजिए, कोई सुनने ही नहीं आता है। समस्या यहाँ है। हम कोई कार्यक्रम करा ले उसमें कोई सम्मिलित ही नहीं होता तो है। इसका प्रमुख कारण आपने कहा सोशल मीडिया सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जनरेशन जो है वो क्या कर रही है, वो दिन भर अपने सोशल मीडिया में प्रवेश कर गई है, इंस्टाग्राम पे रील देख रही है, इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं रह गया है। मतलब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में सही नहीं है सब बच्चे, हम लोगों से बहुत आगे हैं पढ़ने में, पढ़ भी रहे हैं, अच्छा है। लेकिन जैसे मेरा मानना है कि सर्वांगीण विकास आपका केवल आपका किताब की कीड़ा बनने से सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है। थोड़ी सामाजिकता का भी कीड़ा होना चाहिए आपको, थोड़ा लिटरेचर की भी कीड़ा आपके अंदर होनी चाहिए कि साहित्य पढ़ रहे हैं, केवल अपने विषय पे ही ध्यान आपका एक वो न रहे, मतलब इंटरडिसिप्लिन चीजों को भी आप पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि उससे आप जब अपने जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा जो थी हमारे शास्त्रों में, जो हमारे यहाँ जो पहले का विश्वविद्यालय में गुरुकुल, तो गुरुकुल में चीजें बहुत वो थी कि हर विषय का जानकारी आपको कराया जाता था, चाहे वो योग हो, चाहे वो मतलब जो भी एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की जो जितनी भी प्रक्रिया होती थी, उन सभी प्रक्रियाओं से आपको परिचित कराया जाता। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की एक सबसे बड़ी प्रक्रिया आपका सामाजिक दायरा होता था। तो सामाजिकता भी आपको सिखाता था विश्वविद्यालय, गुरुकुल। तो वो विश्वविद्यालय आज भी मतलब भारतवर्ष में जितने विश्वविद्यालय हैं वो ये सब सिखाते थे। उसमें एक रीजन ये था कि हमारे सीनियर थे, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सीनियर आए तो हम उनसे हमारा साक्षात्कार हुआ तो हम 10 चीजें उनसे सीखते थे। एक बड़ा भाई के रोल में हम उनको देखते थे हमेशा। तो वो एक व्यवस्थाएं बनी थी। इसमें कई हद तक मैं देख सकता हूं कि इसमें सीनियर का भी दोष है और जूनियर का भी, दोनों का दोष है। एक समय का ये दोष कह सकते हैं। और कुछ हद तक इसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का भी दोष है कि वह विद्यार्थी को केवल किताबी कीड़ा ही बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा वो सिखा ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संपूर्ण समाज का ये दोष है कि हम विश्वविद्यालय को मरणासन की तरफ ले जा रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा और मेहनत करके हमको लोगों से किसी भी तरह संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए हमको इन सब चीजों से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और विश्वविद्यालय में एक वातावरण, शुद्ध वातावरण, जो चर्चा का केंद्र रहे, जो संवाद का केंद्र रहे, कभी काल विवाद का भी केंद्र रहे। ऐसा नहीं है कि हमेशा संवाद ही होना चाहिए, नहीं विवाद होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि यह विश्वविद्यालय है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके का जब माहौल बनेगा विश्वविद्यालय में, तब विश्वविद्यालय एक खुशहाल विश्वविद्यालय होगा, नहीं तो मरणासन अगला सवाल हमारा विश्वविद्यालय को लिए, विश्वविद्यालय जहाँ ये बताया जाता है कि जीवन की एक नर्सरी है, जहाँ से आप जीवन के कई उतार चढ़ाव देखते हुए कई सीढ़ियों के माध्यम से आप अन्यत्र जगह जाते हैं। कोई राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है, कोई शिक्षक के तौर पर बनाता है,
कोई इंजीनियर बनता है हाँ। तो कोई डॉक्टर बनता है। मेरा एक प्रश्न ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो विचारों के तौर पे धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। हुँ। तो क्या छात्र संघ से के बंद होने से जो विचारधाराएँ बच्चों के अंदर एक होती थी कि हम इस विचार के हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें कम हो गई हैं? हाँ, नहीं, नहीं, आपकी बात ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अ, जैसे यूनियन जानते हैं, विश्वविद्यालय में यूनियन होना चाहिए। यूनियन नहीं होता है ना, तो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नहीं देखने को मिलती है। आप मतलब मैं जैसे बिना आवासीय विश्वविद्यालय तो ऊर्जा नहीं दिखता है, जहाँ पे यूनियन नहीं है। लेकिन जहाँ पे आवास है वहाँ थोड़ा चलिए थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन यूनियन ना होने का एकमात्र दिक्कत समस्या जानते हैं क्या है? आपके समाज को, आपके देश को अच्छे नेता नहीं मिलेंगे। क्योंकि छात्र राजनीति प्राइमरी अध्ययन होता है पॉलिटिक्स में एंट्री करने का। वो चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। हम जब छात्र स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स हम जब करते हैं, जैसे मैं स्वयं काउंसलर था, मैंने आपको पहले भी बताया, तो हम लोग सीखते हैं उसमें कि उसमें कैसे चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से लोग मतदान करते हैं, उसकी गिनती कैसे होती है, 10 चीजें हम लोग सीखते हैं। उसके बाद जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारी ड्यूटी क्या है, हमको करना क्या रहता है, ये सब चीजें हमको यूनियन सिखाता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो छात्र राजनीति पॉलिटिक्स में एंट्री का पहला चरण होता है। तो उस चरण को ही वर्तमान में मतलब अगर जहां नहीं हो पा रहा है तो विश्वविद्यालय ही खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शासन चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अगर विश्वविद्यालयों की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय और बीएचयू जो वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय, हाँ। जहाँ मैं वर्तमान में एक स्टूडेंट हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप कैसे देखते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, तो क्या वहाँ पे जो छात्र हित हैं, वहाँ पे उनका नुकसान हो रहा है छात्रों के साथ? देखिए, छात्र राजनीति न होने का नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे छात्र स्टूडेंट यूनियन न होने का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छे नेता आपको नहीं मिलेंगे। आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चक्रपाणी ओझा नहीं मिलेंगे अगर यूनियन ना हो तो। आपको आशुतोष सिंह ईसू जैसा प्रखर वक्ता नहीं मिलेगा, जो कि समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं, मेरे अच्छे संबंध में, नहीं मिलेंगे। अनिल दुबे जैसा व्यक्ति गोरखपुर विश्वविद्यालय का नहीं मिलेगा आपको। तो ये विश्वविद्यालय से नेता उत्पन्न होते थे, तो वो नेता जो है ना वो नहीं मिल रहा है। ये रीजन अच्छा क्या है कि समाज को देखिए, नेता का बहुत बड़ा काम है, जो सबको साथ लेके चले वही तो नेता है ना। तो जो सीखा ही नहीं है कि सबको साथ लेके कैसे चलना है, वो नेतागिरी क्या कर पाएगा। आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो जा रहा है, हम विधानसभा का टिकट लेके चले आ रहे हैं, हम चुनाव लड़के जीत जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, लेकिन जनता से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं रह पा रहा है। हम जनता से बहुत दूर हैं। जनता हमसे संवाद करने का सोच रही है तो उसको डर लगता है कि अरे इतने बड़े व्यक्ति, इनसे मैं कैसे संवाद करूं, सहज नहीं है। नेता का अर्थ होता है सहज, और सहजता कहां से आती है, जब आप छात्र राजनीति से राजनीति करने का सोचते हैं तो आप सीखते हैं वहां पे, तो सहजता वहीं से उत्पन्न होती है। समझ रहे हैं? जो वर्तमान संसद है, उसमें आप देखेंगे युवा सांसद जो है ना, उनकी संख्या काफी कम है। उसका एक क्या प्रमुख कारण है? देखिए, वही सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम युवा का मापक जो है ना वो बड़ा हम वो कर दिए हैं। हमारा युवा हो ही रहा है कि 55 वर्ष के बाद, जैसे राहुल गांधी आज भी युवा है। आपका इशारा नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ ही है। कांग्रेस के राहुल गांधी के ही तरफ नहीं है, अखिलेश यादव के भी तरफ मेरा इशारा है। भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट ये है कि अन्य पार्टियों का स्टैंड क्लियर एक मामले में है बस, कि उनको चलाएंगे एक परिवार के ही लोग। लेकिन परिवारवाद तो इधर भी है ना, अगर आप देखेंगे नहीं, नहीं, परिवार राजनाथ सिंह उनके लड़के विधायक हैं, और उनके अलावा देवेंद्र फडणवीस के पिताजी जो थे वो आरएसएस से आते थे। ठीक है, देखिए मैं ये अनुराग नहीं, ठाकुर हैं, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रह परिवारवाद, चुके हैं। जैसे परिवारवाद की परिकल्पना जो है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं जो समझाना आपको चाह रहा हूँ। परिवारवाद का अर्थ ये नहीं हुआ कि मेरा बेटा विधायक नहीं बन सकता है।
उसके अंदर योग्यता होगी तो वो विधायक बनेगा। लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है और केवल मैं मुलायम सिंह यादव का लड़का हूं इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाऊंगा। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, केवल मैं लालू प्रसाद यादव का लड़का हूं तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दूंगा, पार्टी मैं चलाऊंगा। क्यों? पार्टी में और कोई नेता नहीं थे? शिवपाल सिंह यादव क्यों नहीं बन सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के? ये इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के लोग देंगे। तो बस आप, लेकिन यहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो यही है। आप हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप उठा के देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन बना है। नितिन नवीन को आप 16 मतलब ये दिसंबर से पहले आप जानते थे नितिन नवीन कौन है? नहीं, बिल्कुल, ये तो काफी चौंकाने वाला फैसला था। विषय है लेकिन हमारे एक मित्र है, हाँ। शिवम, हम दोनों बैठे हुए थे जिस दिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई। घोषणा से पहले सबको पता चल गया पंकज चौधरी। हाँ, वो तो एक दिन पहले मालूम चल गया। तो काफी हम लोग बोले कि ऐसा बीजेपी में ऐसा रहा नहीं है, पता नहीं चलता है। तो उसका एक प्रमुख कारण हमें ये लगा कि नितिन नवीन का नाम अचानक से आ गया। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ ये क्लियर नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब जगत प्रकाश नड्डा जी का लड़का नहीं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, या अमित शाह जी का लड़का नहीं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, 10 चीजें हैं भाई, उनकी योग्यता उसमें है तो वो है। आप रहिए ना, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। आप किसी सांसद के पुत्र हैं या किसी मंत्री के पुत्र है तो आपके अंदर जो योग्यता होगा आप वो करिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन समस्या ये है कि मैं केवल मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर विषय है कि मैं पार्टी सुप्रीमो मैं इसलिए हूंगा क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं। फारूक अब्दुल्ला का लड़का हूं, उमर अब्दुल्ला मैं ही बनूंगा। क्यों? कोई और नहीं बन सकता है? कोई और मुस्लिम नहीं है? जब मुस्लिम ही बनाना है तो क्यों कोई और यादव नहीं है उत्तर प्रदेश में जो इनके पार्टी को छोड़कर और जगह से क्यों नहीं टिकट दे देते हैं ये लोग? इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की हमारी बात होगी अखिलेश यादव या फिर उनकी पार्टी से जुड़े किसी तो जरूर पूछिएगा, प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा ये बात कि भाई देखिए क्या है कि आप केवल पीडीए का आप जो नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही नारा आप दे रहे हैं और कर क्या रहे हैं? पिछड़ा में केवल यादव, और उसमें भी यादव में केवल एक मुलायम सिंह यादव का कुनबा वाला यादव नहीं। पिछली बार टिकट बंटवारे में आप देखें तो काफी पिछड़े लोगों को टिकट दिया था। देखिए आप एक चीज देखेंगे कि जिले में किसी फायदा भी हुआ समाजवादी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि फायदा वो ये हो गया कि अब वो तो कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है, खैर उसको छोड़िए। दिक्कत ये है ना कि ये लोग केवल अपने ही, अब हर जिले में इनका परिवारवाद चल रहा है। हर जिले को आप उठाकर देख लीजिए, नहीं परिवारवाद चल रहा है। हर जिले में इनके एक लोग हैं जो परिवारवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी देख लीजिए। तो वो ऐसा नहीं है कि केवल यादव का ही लड़का, चाहे वो ब्राह्मण का भी लड़का है इनकी पार्टी से तो वही बनता है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर काफी बात प्रहार किया जाता है जाति। पहली बात, बहुत आदर्श जी, ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कोई जाति नहीं है। जब वो संन्यास तो लगता है कि वो नहीं, देखिए जब वो संन्यास लिए उस दिन उनकी जाति खत्म हो गई, और वो इस मतलब एक प्रदेश के मुखिया हैं और एज अ मुखिया होने के नाते उनकी कोई जाति नहीं है। उनका एक जाति है कि वह मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है, और उनके लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग, सभी लोग उनके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप मुझे एक बात बताइए, योगी जी के ऊपर बार बार ये भी तो आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के लिए ये करते हैं, वो क्या किए हैं मुसलमानों के लिए? आप गोरखपुर से आते हैं ना जी, गोरखपुर मंदिर के पूरे इर्द गिर्द प्रायः मुसलमान बंधु ही रहते हैं। मुस्लिमों की बस्ती ठीक ठाक है, लेकिन वो भी अपनी उनकी भी अगर कोई पीड़ा होती है तो सब वो पीड़ा लेके कहाँ पहुंचते हैं? बिल्कुल, जो मठ में जो सांसद या जो मुख्यमंत्री या जो भी विधायक होगा, वो लोग उन्हीं के पास जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और भी तो आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काफी कार्रवाई ऐसी हुई जिसको लेकर के प्रदेश में काफी चर्चाएं हुई। जैसे आप बरेली की बात करेंगे, आई लव मोहम्मद, उस विवाद को लेकर। लेकिन आप देखिए, मैं खैर उस विवाद को नहीं जान रहा हूं, लेकिन अगर गलती होगा तो ही तो। अब जैसे विकास दुबे को कानपुर में गाड़ी पलट गई, विकास दुबे को मरवाया, विकास दुबे गलत थे तो मारे जाएंगे? नहीं, लेकिन वही उस विकास दुबे को मारा जाता है, गोरखपुर में सुधीर सिंह को छोड़ दिया जाता है।
भाई देखिए, अब योगी जी हर चीज एक एक चीज तो देख नहीं रहे हैं। सुधीर सिंह कौन है, अब उसके उनके ऊपर अलावा भाई उत्तर उनके प्रदेश ऊपर में चार्जशीट ब्रजेश लगे होंगे सिंह 10। है, धनंजय सिंह है। काफी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था जब कफ सिरप का मामला आया था उत्तर प्रदेश हाँ में। कोडीन भैया हाँ। कहा था कि उनके सजातीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं, तो अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, 8% का वोट उनको नहीं चाहिए? कोडिन भैया चिल्ला रहे हैं तो आपको नहीं चाहिए मत लो। और एक बात मुझे आप बता दीजिए ना, साबित नहीं ना हो गया है कि वो आरोपी है? जिस दिन साबित होगा उस दिन देखा जाएगा, अभी तो साबित नहीं हुआ है। और एक चीज स्पष्ट है, अखिलेश यादव को इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े मतलब कौन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगा मैं समझ में ही नहीं आता है। आपको क्या बोलना है समझ में आपको नहीं आता है। भाई जब तक किसी के ऊपर आरोप साबित न हो जाए तब तक किसी नेता को बोलना तो नहीं चाहिए। पार्टी सुप्रीमो आप हैं, भगवान आपको बुद्धि दे। लेकिन राजनीति से जुड़े काफी लोग अभी कोई भी मामला आता है लेकर के टिप्पणी तो करते रहते नहीं, हैं। टिप्पणी आप करिए, लेकिन टिप्पणी का अर्थ ये थोड़ा हुआ कि एक पूरे समाज को ही आप टिप्पणी कर दीजिए। क्या इस समाज में ठाकुर समाज का कोई योगदान नहीं है? नहीं, बिल्कुल योगदान है कि भाई हमारी समाज में हमारी परंपराओं को एक संरक्षित करने का काम ठाकुर समाज ने नहीं किया, बिल्कुल क्षत्रियों ने किया। महाराणा प्रताप जीवित नहीं अपने बलिदान नहीं दिए रहते तो आज हम जीवित रहते हैं, आप पॉडकास्ट कर पाते नहीं कर पाते। तो क्षत्रियों का योगदान इस देश में है, ऐसा इसको कोई नहीं नकारा सकता है। और उसको आप कोर्डिन भैया कह के आरोप कर रहे हैं, जाति को आप आधार कर रहे हैं। ये सीधे के सीधे शब्द में एक ये हमारा जाति ये को प्रश्न तोड़ने का अखिलेश प्रयास है। यादव से आप काफी खफा दिख रहे हैं। नहीं, खफा नहीं दिख रहे हैं। मैं जैसे क्या है ना कि मैं किसी व्यक्ति से खफा नहीं होता हूं, बड़ा मेरा वो रहता है, मैं उसके विचारों से खफा हो जाता हूं। हो सके अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे आदमी इंसान होंगे, इसमें कोई दो राय, लेकिन उनके विचार जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं, फेसबुक पे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, वो गलत है। वो नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे राजनेता को ये नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है ये सब चीज करना। आपने धर्म की बात की कि लेकिन एक चीज और देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान आता है बटेंगे तो कटेंगे। इसका काफी प्रभाव रहा महाराष्ट्र के चुनाव में। तो इस बयान के क्या मायने हैं? तो मुख्यमंत्री जी आज से बयान दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जब हिंदू या वाहिनी चलाते थे तभी से नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम बटे ही तो हैं। हम कभी क्षेत्र के नाम पे बट जा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे बट जा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे बट जा रहे हैं। तो जब बट रहे हैं तभी तो कट रहे हैं। लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, इसी दिल्ली में एक लड़की को फ्रीज में काट के रख दिया गया था, सुने? जी बटे थे तभी तो कटे। इस पे तो कभी कोई पत्रकार नहीं बोलता है। नहीं, काफी लोगों ने इस मुद्दे को, हमने भी मतलब इसको लेकर के इस पे ठीक है, लेकिन कोई चर्चा होती है सदनों में? राजनेताओं पे टिप्पणी करना चाहिए ना, जो राजनेता कह रहे हैं आपकी टिप्पणी करना चाहिए। सदन में तो यूजीसी के मुद्दे पर भी सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बोलने के लिए उसके तैयार नहीं पीछे हुआ। रीजन है, क्योंकि हम क्या है ना कि आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको लेकर के कुछ अपना पक्ष या नहीं, विपक्ष देखिए नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि नहीं किया वो तो मैं नहीं कर रहा स्पष्ट हूँ, नहीं किया। लेकिन जब स्टे लग गया, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया, तो भाई स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्यों ही बोलेगी जब सुप्रीम कोर्ट, भाई संविधान से बड़ा कोई नहीं ना है। कोई भी पार्टी कोई भी सरकार संविधान से बड़ा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान है। को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान दिए थे, उसके बाद संसद में का वो ला करके पलट दिया गया उसको। अब ठीक है, अब उनकी पार्टी का ये मतलब, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता खैर नहीं हूँ, और न मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, वो तो मैं हूं नहीं। मेरी विचार उनसे मिलती रहती है, बहुत जगह नहीं भी मिलती। जैसे आपने ही एक प्रश्न पूछा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण उन लोगों ने दिया, तो कहा इससे आप सहमत है? तो मैं नहीं सहमत था। इसमें बहुत सी विचार चीजें होती हैं जो पार्टी से हम नहीं सहमत हो पाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम चीजें बदल देंगे। एसटी समाज के जो लोग हैं उनका एक बड़ा आरोप है कि जिनकी 15 से 20% आबादी है, उनका कब्जा संस्थानों पे 90% है। बड़ा मतलब मैं चिंतित होता हूं कि 10 से 15% ही हम लोग हैं, तो हम लोग को अल्पसंख्यक बना दीजिए ना। 10% 15% हम है तो अल्पसंख्यक हम है। तो ये प्रश्न है कि जिनकी इतनी आबादी है उनका कब्जा जो है देश के 90% संस्थानों पे है। संस्थानों पे इसलिए है कि भाई अब ये आप हमको बताइए, वाइस चांसलर बनाना है विश्वविद्यालय में, तो वाइस चांसलर बनाने की एक प्रक्रिया होती है ना कि उसको 10 साल प्रोफेसर होना चाहिए, वो कई कमेटियों में मेंबर होना चाहिए,
इन पर मतलब चीजों को पार करते हुए तब जाके वो वाइस चांसलर बनेगा। अब जो उस चीजों को फॉलो कर पाएगा, जो पात्रता उसकी जिसकी आएगी उसको बनाया जाएगा, और वो तो सरकार बना रही है, वो थोड़े बना रहे हैं। अभी एक विषय और है कि आरएसएस के लोग जो हैं उन संस्थानों में उन लोगों को ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, और संघ का काम ये सब काम नहीं है कि विश्वविद्यालय में किसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, यह संघ का काम नहीं है। संघ का काम है संपूर्ण हिंदू समाज को एक करना, और संघ अपने उस विजन पे कार्य कर रहा है निरंतर। 100 वर्ष से वही काम चल रहा है। 1925 से जब डॉक्टर साहब ने नींव रखी, तब से लेकर आज तक संघ अपने विजन को एकदम भूला नहीं है, और वो कर रहा है। अब मैं हिंदू बोल दिया हूं तो आपके मन में भी प्रश्न आ गया होगा कि क्या उस हिंदू में मुसलमान नहीं आते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब भी हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो इस आर्यवर्त में जितने लोग रहते हैं वो सभी हिंदू हैं, तो उस हिंदू की बात हो रही है। तो उसमें मुसलमान भी आता है? उसमें मुसलमान भी आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ एक सार्थक चर्चा की। बिल्कुल आपको बिल्कुल। हमारे चैनल न्यूज़ स्टेट भारत पे वीडियो मिलेगी, और आपसे ये कहना है कि आप इस पूरे चर्चा को देख करके आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।